नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, समरीज और उनके स्टोरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और अब वक्त हो चला है हमारे मॉर्निंग मैसेज का। सो कांग्रेट्स एवरीवन आउट देयर, बिकॉज लॉकडाउन अब कुछ खुल चुका है। मेनली बस थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं जो अभी पाबंदी है, जिनके ऊपर कोरोना के केसेस में भी कमी आई है और वैक्सीन के डोजों की भी अच्छी खासी भरमार हो रही है। अब तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी हो रहा है, टोकन लेके लगना पड़ता है, लेकिन लाइन में वैक्सीन्स लग रही हैं। तो इससे पहले कि वैक्सीन्स का अकाल फिर से पड़ जाए, जाओ और सभी लोग लगवा लो, ठीक है। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि वो लोग रिवॉल्वर ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रिवॉल्वर कहीं भी नहीं मिलती। अब सबके चेहरों पर चिंता और डर के भाव उभरने लगे थे, जो उनके छुपाए भी नहीं छुप रहे थे। एक आवाज़ थी जो सभी के मन में लगातार शोर मचा रही थी। वो हम सब में से ही कोई है, कोई तो है हम सब में वो मिला हुआ, लेकिन वो कौन है। वो सब लोग अब किसी भी हालत में खुद को बचाना चाहते थे। मिस्टर वॉरग्रेव एक बूढ़े कछुए की तरह कुर्सी पर बैठे हुए थे, वही उनके हमेशा वाले अंदाज में। मिस्टर ब्लोर किसी उम्रदराज शिकारी जानवर की तरह घात लगाए बैठे थे कि कैसे कोई हरकत हो और कैसे वो उसको धर ले। और लॉम्बार्ड एक तरफ हर बारीक से बारीक चीज़ पर ध्यान देता हुआ चहलकदमी कर रहा था। वेरा किसी हालात से हारे व्यक्ति की तरह एक कोने में बैठी थी, जो अपने मन में यह ठान चुकी थी कि अब वो सिर्फ भगवान के सहारे से ही बच सकती है, उसे कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग सिगरेट जलाकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, यहाँ हम लोग ऐसे हाथ पे रख के हाथ तो नहीं बैठ सकते ना। कुछ तो ऐसा होगा जो हम कर सकते हैं यहाँ से बच के निकलने के लिए। क्यों ना हम बॉनफायर जलाएं। मिस्टर ब्लोर कहते हैं, बड़ा ही बचकाना विचार है तुम्हारा डॉक्टर। ऐसे मौसम में बॉनफायर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मजाक मत करो। लॉम्बार्ड कहता है, थोड़ी ही देर की तो बात है, फिर मौसम साफ हो जाएगा, उसके बाद हम बॉनफायर भी जला सकेंगे, क्या कहते हो। डॉक्टर कहता है, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, पता नहीं थोड़ी देर में वो कितने और लोगों को मार देगा। फिर वो सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि एक बार में एक आदमी नीचे बैठा रहेगा और बाकी चार अपने कमरों में ऊपर। जैसे ही उस नीचे बैठे आदमी को कोई ऊपर से आता हुआ दिखेगा, वो सबको इन्फॉर्म कर देगा, आवाज़ मचा के ऑब्वियसली। अब सब लोग खाना खाने के लिए किचन में चले जाते हैं, पांचों के पांचों एक साथ। जस्टिस वॉरग्रेव उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि अभी भी हमारे बचने का चांसेस है, अभी भी हमारा बचना संभव है, तो चिंता मत करो, हमें बस थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, पहले से भी ज़्यादा चौकन्ना और हर हरकत पर नज़र भी रखनी होगी। सभी लोगों के दिमाग में अनेकों सवालों ने घर कर लिया था। वो रिवॉल्वर कहाँ है, घर में तो कहीं नहीं मिली, हम सब जगह देख चुके हैं ऑलरेडी। अगली बारी किसकी है, क्या हम सब मरने वाले हैं। कहीं डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ही तो कोई पागल व्यक्ति नहीं है जो किसी डॉक्टर के क्लिनिक से भाग निकला हो और यहाँ आकर खुद को डॉक्टर बता रहा हो सकता है एंथनी, मिसेस रॉजर्स और मिसेस एमिली ब्रेंट को इसी ने जहर दे दिया हो, और जनरल को जब ये खाना खाने के लिए बुलाने गया था तब इसने मार दिया हो। किसे पता, अभी किसी के बारे में कुछ भी साफ साफ तौर से नहीं कहा जा सकता। वेरा खड़ी होती है और सबसे पूछती है, क्या आप में से कोई चाय पीना पसंद करेगा। मिस्टर ब्लोर के अलावा सभी लोग मना कर देते हैं। फिर वो पांचों लोग किचन में एक साथ चाय बनाने के लिए जाते हैं और वापस बाहर आकर वेरा और मिस्टर ब्लोर चाय पी रहे होते हैं। बाकी लोग भी विस्की की एक नई बोतल खोलते हैं कुछ सिप लेने के लिए। जब लोग बाहर आते हैं तो पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। लॉम्बार्ड कहता है, ज़रूर से इंजन रूम में कोई खराबी आ गई होगी। अब रॉजर्स तो है नहीं उसे देखने के लिए, हम में से ही किसी को बाहर जाके चेक करना होगा कि क्या हुआ है। मिस्टर वॉरग्रेव कहते हैं, मैंने कैंडल्स देखी थी अंदर किचन में, तुम वहाँ से ले आओ कैंडल्स। लॉम्बार्ड कैंडल्स लेके आता है और 5 कैंडल्स जलाता है। वेरा काफ़ी स्ट्रेस में थी, वो अपने रूम में जाकर एक कोल्ड शावर लेना चाहती थी। वो बाकी चारों लोगों को वहीं छोड़कर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो अचानक से जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचती है उसके कदम रुक जाते हैं। उसे वो महक आने लगी थी, वही महक जो उसने आखिरी बार सेंट ट्रेडनिक समुद्र पे महसूस करी थी, और उसे पूरा यकीन था कि वो गलती नहीं कर रही थी। उसे वो दिन बहुत अच्छे से याद था, वो तेज़ धूप, शांत समुद्र, प्यारी हवाएं, सेंट फ्रेडरिक समुद्र की वो महक, और इन्हीं के बीच में वो बच्चा सिरिल जो बार बार ये पूछ रहा था कि मैं उस चट्टान तक तैर के क्यों नहीं जा सकता मिस क्लेथरॉन, मुझे जाने दीजिए। हाँ, ये वही महक थी। वेरा को लगने लगा था कि ह्यूगो ज़रूर से उसका इंतज़ार कर रहा होगा उसके कमरे में। वो तेज़ी से भाग के कमरे में पहुंचती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। पर खिड़की से आती हवा के कारण उसकी मोमबत्ती बुझ जाती है। जैसे ही कैंडल बुझती है उसे वही महक फिर से महसूस होती है, पर इस बार पहले से भी ज़्यादा तेज़। अगले ही पल उसे ऐसा एहसास होता है
कि किसी ने उसे गले से पकड़ लिया है और इसी के साथ उसकी एक भारी चीख निकल जाती है। चीख की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठती है। नीचे बैठे लोग वेरा की चीख सुन के उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। अब पूरा कॉरिडोर जो शांत था कदमों की आवाज़ से गूंज उठता है। वेरा ज़मीन पर घुटनों के बल पड़ी हुई थी। वो जैसे ही सिर उठा के देखती है तो उसे सभी लोग कैंडल्स लिए उसके सामने मौजूद मिलते हैं। फिर वो ऊपर देखती है जहाँ एक रिबन लटका हुआ था। वेरा कहती है, शायद मुझे वहम हो गया होगा। अब उसको फिर से दौरा पड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे ब्रांडी की स्मेल आ रही होती है जो उसे कोई पिलाने की कोशिश कर रहा था। वो उसी हालत में पहले तो एक सिप ले लेती है, लेकिन दूसरे ही पल वो उस गिलास को दूर झटक के गिरा देती है। मुझे नहीं पीना ये, कौन लाया इसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पानी ला दो। मिस्टर ब्लोर जवाब देते हैं, मैं लाया हूँ इसे नीचे से, ये बिल्कुल सेफ है, हमने अभी खोला है इसे। डॉक्टर कहता है, हम कैसे मान ले कि तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? मिस्टर ब्लोर को अब गुस्सा आ जाता है और वो उसी टोन में डॉक्टर से कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो डॉक्टर? क्या मैंने इसमें कुछ मिला दिया है? डॉक्टर कहता है, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, क्या पता किसी ने इसमें कुछ मिला दिया हो। अब चाहे वो तुम हो या कोई और, किसे पता। उन दोनों की ये बातचीत अभी चली रही होती है कि इतने में लोम्बार्ड एक फ्रेश बोतल लेके आता है। उसमें से एक ड्रिंक ऑफर करता है वेरा को ग्लास में डाल के। वेरा उसे पीती है और उसके चेहरे पर एक राहत का भाव साफ नजर आता है सभी को। वेरा इधर उधर देखती है और फिर पूछती है, वॉल्ग्रेव कहाँ है? सभी लोग एक दूसरे की शक्लों को देख रहे थे। लोम्बार्ड कहता है, वो तो हमारे साथ ही आ रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ब्लोर कहता है, हाँ मैंने देखा था, वो डॉक्टर के साथ ही थे पीछे पीछे। डॉक्टर कहता है, बूढ़े हैं ना, मुझे लगा पीछे रह गए होंगे इसलिए मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, और वैसे भी मेरा पूरा ध्यान उस आवाज़ पे था, वेरा की आवाज़। ब्लोर कहता है, बकवास करना बंद करो, हमें वॉर्ग्रेव को ढूंढना होगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। नीचे पहुंचते ही लोम्बार्ड उन्हें आवाज़ लगाने लगता है, वॉर्ग्रेव, जस्टिस वॉर्ग्रेव, कहाँ हैं आप? और उसकी आवाज़ का जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि वहाँ उसकी आवाज़ का जवाब देने वाला शायद कोई था ही नहीं। पूरे डाइनिंग हॉल में बस इन्हीं की आवाज़ गूंज रही थी। फिर जैसे ही डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं, वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं, जैसे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो सभी लोग वहाँ आ पहुँचते हैं, लेकिन डॉक्टर सभी को पीछे रहने की सलाह देते हैं और खुद आगे जाके चेक करने लगते हैं। जस्टिस वॉर्ग्रेव अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। उनको किसी ने जज की ही यूनिफॉर्म की तरह एक विग और एक काला चोगा पहना रखा था। जस्टिस वॉर्ग्रेव के दोनों तरफ एक एक कैंडल जल रही थी। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उनकी पल्स चेक करके बताते हैं कि ये अब नहीं रहे। वो उनकी विग हटाता है तो डॉक्टर को वॉर्ग्रेव के सिर के ऊपर एक बड़ा सा गोली का निशान दिखता है। वो सबको बताता है कि इन्हें सिर में गोली मारी गई है और इसी वजह से इनकी मौत हो चुकी है। ब्लोर कहता है, तो इसलिए लोम्बार्ड की रिवॉल्वर चुराई गई थी? वेरा कहती है, अच्छा, वो पर्दे जिनका रॉजर्स जिक्र कर रहा था, और वो उनके गोले भी जिनके बारे में मिसेस एम्बरी ब्लेंट बात कर रही थी, तो ये काम था उन सब का। लोम्बार्ड हंसते हुए कहता है, पर्दों का चोगा बनाना और ऊन से विग बनाना, लगता है हमारा हत्यारा शातिर होने के साथ साथ बहुत क्रिएटिव भी है। ये शायद आखिरी बार होगा जब मिस्टर वॉर्ग्रेव ऐसे जज के लिबास में कोर्ट रूम में बैठे हैं। ये अब और कोई फैसला नहीं सुना सकते। आखिर इनकी खुद की ज़िंदगी का फैसला जो हो चुका है। अगर आज एडवन सेटन यहाँ होता तो इन्हें देख के वो बहुत हंसता, काफ़ी अच्छा नज़ारा होता ये। वेरा कहती है, हंसना बंद करो, आज सुबह ही तो तुम कह रहे थे कि जस्टिस वॉर्ग्रेव ही इन सब के पीछे हैं, अब क्या हो गया? लोम्बार्ड अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, कह तो नहीं सकते, बस मेरे से अंदाज़ा लगाने में थोड़ी गलती हो गई होगी, और तो क्या। शायद अब हम चारों में से ही कोई कातिल है, क्योंकि हम 4 ही बचे हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग स्टोरी पूरा ध्यान से सुन रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो काफ़ी अजीब सी नज़र आती हैं। जैसे वेरा के रूम में वो रिबन कहाँ से आया? इंजन में कोई गड़बड़ी हो गई थी या करी गई थी ताकि लाइट जाने के बाद हत्यारा अपना काम आसानी से कर सके? अगर वेरा के चिल्लाने पर तीनों ऊपर कमरे की तरफ भागे थे तो जस्टिस वॉर्ग्रेव को किसने मारा? अगर उन्हें सिर में गोली मारी गई थी तो कहाँ गई वो रिवॉल्वर? ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मैं इस बुक का अगला चैप्टर अपलोड करूंगा 14 जून मंडे को। तब तक आप चाहो तो इस बुक के पहले के चैप्टर्स भी देख सकते हो, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।